हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा करके बताऊं, ताकि अगर आपको 10 नंबर में क्वेश्चन आता है या 20 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर इजीली कर सकें, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा अगर आपको ज़्यादा पता होगा। तो इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले आप सभी का मैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लो विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करूंगा और इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अर्थात क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो आप कोशिश करें कि आप उसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन से उसको स्टार्ट करें। अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट मुद्दे की बात कर सकते हैं। 10 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन मस्ट है, अगर वो लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है जो मैं बताऊं, आप कुछ भी वैसे लिख सकते हैं। जब आपने पूरा क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया, जो आपको समझ आ रहा है वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने तरीके से इसकी इंट्रोडक्शन बनाऊं तो वो भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में क्राइम होता ही होता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितनी भी सोसाइटीज हैं, हर जगह क्राइम होता ही होता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि क्राइम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्राइम होता ही होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि क्राइमलेस सोसाइटी भी हो सकती है, वो उनका बहुत बड़ा मिथ है, एक भ्रम है। इस बात को आप भी मानोगे कि सर सही कह रहे हैं, क्राइम होता ही होता है। इसलिए हमें क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का डायरेक्ट लिंक ही क्राइम से है। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। मैं हर बात तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, पर बता सकता हूं, तो आप लिख सकते हैं, साथ में आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट इज मिथ टू थिंक क्राइमलेस सोसाइटी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप क्राइमलेस सोसाइटी के बारे में सोचे भी, बिकॉज वेयर देयर इज सोसाइटी, बिकॉज वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी ए क्राइम, देयर विल बी क्राइम। वहां क्राइम हो गया होगा। इवन दो क्राइम में बी स्मॉल और मे बी लार्ज, even though it may be small or in large number, but in every society there will be a crime। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि क्राइमलेस सोसाइटी कोई हो सकती है। इवन दो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जियो और जीने दो की बात में विश्वास करते हैं, पर फिर भी वो बड़े कम हैं। बहुत सारे लोग क्या हैं, जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना बिहेवियर डेविएट कर देते हैं। मैनी पीपल्स इन द सोसाइटी डेविएट देयर बिहेवियर, डेविएट बोल दो या चेंज बोल दो, डेविएट देयर बिहेवियर, देयर गुड बिहेवियर। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अच्छा बिहेवियर चेंज कर देते हैं, डेविएट देयर गुड बिहेवियर इनटू लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अच्छा बिहेवियर डेविएट कर देते हैं लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर में, कि लॉ तोड़ने वाले बिहेवियर में। वो जो है कानून का पालन नहीं करते, कानून का वायलेशन करते हैं, तो वो क्राइम करते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि हर सोसाइटी में क्राइम होता ही है, क्योंकि आपको पता है कि हर सोसाइटी में डिफरेंट नेचर के लोग रहते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के लोग रहते हैं। कुछ बड़े क्रोधित बिहेवियर के होते हैं, हो सकता है उनको किसी की छोटी मोटी बात भी बड़ी ज़्यादा बुरी लग जाए और वो क्राइम करते गुस्से में। कई बार सोसाइटी में गरीब लोग रहते हैं, इतने गरीब कि उनको खाना नहीं मिल रहा, तो अपना पेट भरने के लिए वो चोरी करने लग पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल कंडीशन, द पीपल मे डेविएट देयर गुड बिहेवियर इनटू द लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर। उनकी जो कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पुअर बंदा है, कोई पुअर व्यक्ति है, हो सकता है बड़ा गरीब है, तो उसको खाना नहीं मिल रहा खाने के लिए, तो वो खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए चोरी कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि क्राइम तो होता ही होता है सोसाइटी में। देयरफॉर it is very necessary for every person that we must have knowledge of the knowledge of the criminology subject, because this subject help us to understand about the crime, about the causes of crime and many more things। तो ये आप साहब के इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब हम बात करेंगे मीनिंग की। यह मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है क्रिमिनोलॉजी का। देखो ये जो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दी है आपको मैंने, या मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, ये कोई भी क्वेश्चन आएगा क्रिमिनोलॉजी का वहां लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। मीनिंग की बात की जाए क्रिमिनोलॉजी की, तो मैं पहले बताना चाहूंगा जो वर्ड क्रिमिनोलॉजी है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। क्या बताऊंगा आपको मैं कि द वर्ड क्रिमिनोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। टू वर्ड्स, क्या टू वर्ड्स हैं, क्या टू वर्ड्स हैं? एक है क्राइमन, वन इज क्राइमन एंड अदर वन इज लोगोस। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज क्राइमन एंड अदर वन इज लोगोस। अगर मैं क्राइमन की बात करूं तो क्राइमन जो है, इसका मतलब होता है क्राइम, ये डील करता है क्राइम, इट सिंपली मीन्स क्राइम। और मैं लोगोस की बात करूं तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी बोल दो आप, या फिर साइंटिफिक स्टडी बोल सकते हैं। तो जो क्रिमिनोलॉजी वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज वन इज अ क्राइमन एंड अदर वन इज अ लोगोस। अगर मैं लोगोस की बात करूं, दिस इज द ग्रीक वर्ड, दिस इज ग्रीक वर्ड, एंड इफ वी टॉक अबाउट क्राइमन, इट इज द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड। तो ये लैटिन वर्ड के क्राइमन से आया हुआ है और ग्रीक वर्ड के लोगोस से मिलकर बना है। क्राइमन का मतलब क्राइम है और लोगोस का मतलब स्टडी है। एंड जब हम इनको मिला देते हैं आपस में, व्हेन वी आर कंबाइनिंग, वी विल कंबाइन द बोथ वर्ड्स, देन इट मींस क्रिमिनोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ क्राइम, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। इतना नहीं है, इतना नहीं है, क्रिमिनोलॉजी मींस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, पहली बात। दूसरी बात, कोजेशन ऑफ क्राइम, कोजेशन ऑफ क्राइम। तीसरी बात, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। चौथी बात, रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। तो मतलब क्या हुआ, जो क्रिमिनोलॉजी है बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, क्रिमिनोलॉजी मींस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम, ये क्राइम की स्टडी करता है क्रिमिनोलॉजी। दूसरा, क्रिमिनोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, क्राइम क्यों हुआ, क्राइम के कारण क्या थे, ये भी क्रिमिनोलॉजी बताता है। तीसरी बात, क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, हम क्राइम को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम क्राइम होने से कैसे रोक सकते हैं, व्हाट आर द मेजर टू प्रिवेंट द क्राइम। एंड क्रिमिनोलॉजी मींस रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, कि अगर क्राइम कर भी दिया है, किसने क्राइम कर भी दिया है, हाउ वी कैन करेक्ट देम, हाउ वी कैन रिहेबिलिटेट देम। जैसे कि पैरोल के जरिए हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, पैरोल आपने सुना होगा, प्रोबेशन सुना होगा, ओपन प्रिजन सुना होगा। तो ये सारी स्टडी हम क्रिमिनोलॉजी में ही करते हैं। तो सब कुछ आपको क्रिमिनोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा क्रिमिनोलॉजी को, क्रिमिनोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, कोमा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कोमा रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, कोमा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यही बात। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है।
तो ये इंट्रोडक्शन आप और मीनिंग कहीं भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका मीनिंग और डेफिनेशन पूरा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो आपने दो व्यक्तियों की डेफिनेशन याद करनी है, दो स्कॉलर्स की डेफिनेशन, एक तो सदरलैंड की, एक दूसरी कोलेमन एंड नॉरिस की। अगर मैं सदरलैंड की बात करूं तो ये बेसिकली क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करता है 3 तरीकों से। ये बोलता है क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग। क्या बोलता है कि क्रिमिनोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी, क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी, क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी। किसकी क्या स्टडी करना है क्रिमिनोलॉजी में? क्रिमिनोलॉजी द स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग, कि लॉ कैसे बनाए जाते हैं, लॉ कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सारा कुछ क्रिमिनोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। दूसरा लॉ ब्रेकिंग, लॉ ब्रेक कैसे होते हैं, लॉ तोड़े कैसे जाते हैं, तोड़ता कौन है, क्यों तोड़ता है, सारा कुछ आपको इसमें ही पढ़ने को मिलेगा। और तीसरी बात रिएक्टिंग टू लॉ ब्रेकिंग, कि अगर लॉ ब्रेक कर भी दिया है तो उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, कैसे उस चीज को रिएक्ट किया जाएगा। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, कोई लॉ ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा उसके साथ। तो ये सारी स्टडी क्रिमिनोलॉजी में की जाती है। सदरलैंड बोलते हैं, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सदरलैंड व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्हाइट कॉलर क्राइम लिख रहे हो, पेपर में आ गया व्हाइट कॉलर क्राइम, तो सदरलैंड का नाम अगर नहीं लिखोगे तो व्हाइट कॉलर क्राइम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दी क्वेश्चन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, इन द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। तो क्या बोला मैंने, इसने क्रिमिनोलॉजी में क्या बोला कि क्रिमिनोलॉजी स्टडी है किसकी, लॉ मेकिंग की, लॉ ब्रेकिंग की, एंड रिएक्टिंग टू द लॉ ब्रेकिंग, की लॉ ब्रेक अगर हो गया उसके बाद कैसे रिएक्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कोलेमन एंड नॉरिस की, तो ये बात करता है 4 चीजों की। ये बोलता है कि क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ क्राइम, क्राइम के कारण क्या हैं, क्यों क्राइम हो रहा है। दूसरा नेचर ऑफ क्राइम, कि क्राइम का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, ये भी क्रिमिनोलॉजी ही बताती है। क्या क्राइम हीनियस कैटेगरी में आएगा या नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, तीसरी बात फॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये भी आपको कहां मिलेगा, पता लगेगा क्रिमिनोलॉजी में लगेगा कि क्रिमिनोलॉजी का फॉर्मेशन, क्रिमिनल लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने बोली है कोलेमन एंड नॉरिस ने, वो क्या बात बोली है, हाउ द क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ द क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड। ये 4 बातें जो हैं वो हम स्टडी करते हैं क्रिमिनोलॉजी में इनके अनुसार। तो बेसिकली अगर आप दोनों की डेफिनेशन को देखते हैं प्लस पीछे अगर आप देखते हैं तो क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग आपको क्या लगा पता, कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि क्राइम के कारण के बारे में बताती है, क्यों क्राइम हो रहा है, क्राइम का नेचर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में बताती है, लॉ मेकिंग के बारे में बताती है, लॉ ब्रेकिंग के बारे में बताती है, कैसे लॉ को कंट्रोल किया जा सकता है, रिएक्शन क्या होगा अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा उसके साथ क्या होगा। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन से लेकर मीनिंग तक लिख लेनी है क्रिमिनोलॉजी की। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लिख पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब बात आती है आपकी कि इंपॉर्टेंस क्या है स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। हम अगर स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी को तो इससे फायदा क्या होगा, किसको होगा, कैसे होगा, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, तो अगर आप क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग समझ जाए ना तो वहीं से ही आपकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी। देखो क्रिमिनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हम कॉजेज ऑफ क्राइम को स्टडी करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को स्टडी करते हैं, रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स की बात करते हैं, लॉ मेकिंग की बात करते हैं, लॉ ब्रेकिंग की बात करते हैं, फिर रिएक्शन टू द लॉ ब्रेकिंग कैसे होगा, सारी बातें करते हैं और इन्हीं से आपकी इंपॉर्टेंस बनेगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है क्रिमिनोलॉजी की वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ क्राइम। क्या है, टू अंडरस्टैंड द
कॉजेज ऑफ क्राइम, मतलब कि क्राइम के क्या कारण है, क्राइम क्यों हो रहा है। हमें ये क्रिमिनोलॉजी पढ़ के ही लगता है पता कि क्राइम का क्या कारण है। क्या क्राइम पॉवर्टी की वजह से हो रहा है, या मेडिकल इलनेस की वजह से हो रहा है, या कोई पॉलिटिकल कारण है, या कोई और कोई कारण है। क्राइम हो क्या क्यों रहा है, क्या कोई सोशल कारण है, क्राइम हो क्यों रहा है। जब क्राइम का लग जाए पता क्यों हो रहा है, फिर उस क्राइम को रोकना आसान हो जाता है। जब कभी आपको समस्या का पता लग जाए कि समस्या क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, तो उस समस्या का हल करना इजी हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा तो हमें यही होता है कि टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ क्राइम, और इसकी वजह से आप उस क्राइम को रोकने के लिए उपाय भी ढूंढ लेते हैं। तो ये पहला फायदा है, बेनिफिट है। जो दूसरा बेनिफिट है वो बेसिकली डील करता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम से, कि क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। जो क्रिमिनोलॉजी है ये स्टडी करती है हाउ द क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ द क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे क्राइम को रोका जा सकता है, कैसे क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी स्टडी भी हम क्रिमिनोलॉजी की स्टडी में ही ये पढ़ते हैं, क्राइम कैसे रोका जा सकता है। तो बेनिफिट क्या होता है स्टडी करने के बाद, कि जो गवर्नमेंट है उनको आइडियाज मिलते हैं कि हम पहले से क्राइम को कैसे रोक सकें, क्राइम होने की बजाय हम पहले ही कैसे प्रिवेंट कर दें क्रिमिनल को क्राइम करने से। तो ये तरीके भी आपको क्रिमिनोलॉजी में ही पढ़ने को मिलते हैं। तीसरा जो क्रिमिनोलॉजी का मेन बेनिफिट है वो है बेसिकली हेल्प टू रिहेबिलिएट द ऑफेंडर्स, रिहेबिलिएशन ऑफ द ऑफेंडर्स। अब देखो आपको पता ही है जो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है उसमें हम रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में बात करते हैं कि ऑफेंडर को रिहेबिलिटेट कैसे किया जा सकता है। अगर किसी ने क्राइम कर दिया है तो उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते हैं, उसे सुधार कैसे सकते हैं, उसे अच्छा नागरिक कैसे बना सकते हैं। तो जब आप क्रिमिनोलॉजी में स्टडी करते हैं इसके बारे में तो आपको बहुत हेल्प मिलती है कि कैसे ऑफेंडर को सुधारा जा सके और उनको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाया जा सके, और कैसे क्या स्टेप उठाए जाएं ताकि वो अच्छे नागरिक बन जाएं। क्योंकि आपको पता ही है कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, वो बाद में डिफरेंट कारणों की वजह से क्रिमिनल बनता है। कई ज्यादा कारण हो सकते हैं उसे क्रिमिनल बनाने में, चाहे वो सोशल कारण हो, इकोनॉमिक कारण हो, पॉलिटिकल कारण हो। तो हमें उन कारणों का पता करना चाहिए, उसको रिहेबिलिएट करना चाहिए। तो रिहेबिलिएशन के बारे में सब कुछ आप क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी का एक बेनिफिट ये भी है कि ये क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने में हेल्प करता है, क्रिमिनल्स को रिहेबिलिएट करने में हेल्प करता है। इट सपोर्ट्स रिहेबिलिएशन थ्रू एजुकेशन, काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। हम कैसे कर सकते हैं उनको हेल्प, क्रिमिनल्स को ट्रेनिंग देकर, ट्रीटमेंट देकर, वोकेशनल प्रोग्राम शुरू कर उनको हेल्प कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आपका है बेनिफिट जो है क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने का वो है हेल्प्स इन लॉ मेकिंग। तो मैंने आपको बताया ही जो हमारे सदरलैंड थे वो साफ साफ बोलते थे कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको हेल्प मिलती है कैसे आप लॉ बना सकते हैं, लॉ आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको आइडिया मिलता है कि किस प्रकार का लॉ बनाना चाहिए, कौन सा लॉ बनाना चाहिए और क्या कौन सा लॉ कब बेनिफिट करेगा, किसको फायदा करेगा। तो ये भी आपको क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने से ही फायदा होता है। मतलब क्या हुआ, क्रिमिनोलॉजी प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू लॉ मेकर्स अबाउट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ क्राइम। लॉ मेकर्स को लगता है पता कि लॉ का, क्राइम का नेचर क्या है, कारण क्या है, और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स with the help of criminological studies governmental can make effective and fair criminal law. It helps in identifying weakness in existing laws and improving them according to social need. मतलब आपको बड़ी हेल्प मिलती है लॉ बनाने में। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस है उसका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। कोई क्राइम हो जाए उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करना, क्राइम क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको नॉलेज है वो भी आपको क्रिमिनोलॉजी में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आप क्रिमिनोलॉजी पढ़कर जान पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसे, कहाँ से शुरू करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को, जो कि आपको
हेल्प हो इन्वेस्टिगेशन इजिली करने में। तो ये भी आपको क्या है, हेल्प करती है। इसलिए मैं पुलिस को हेल्प मिलती है क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने से इन्वेस्टिगेशन करने में। मतलब पुलिस कैन बेटर अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड मोशन एंड मोटिव्स ऑफ द क्रिमिनल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। वो समझ पाते हैं क्रिमिनल्स का बिहेवियर कैसा है, मोटिव क्या था क्राइम करने के पीछे, क्यों किया। तो इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प मिलती है। जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी से उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है। इवन ये जो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है वो हेल्प्स करता है किसकी, हेल्प्स द जुडिशरी। जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो जज साहब हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है। उनको पता, जब वो क्रिमिनोलॉजी स्टडी करते हैं तो उनको लगता है पता क्राइम क्यों हो सकता है। जज साहब को लगता है पता क्राइम क्यों हो सकता है, क्राइम हो गया है उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या हो गया तो कैसे क्रिमिनल को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, क्या मुझे किसी को पैरोल पे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, प्रोबेशन पे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये भी हेल्प जुडिशरी को हेल्प करता है। स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी से उनको हेल्प होती है। मतलब क्या हुआ, आप क्या लिखेंगे कि द जुडिशरी बेनिफिट्स फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी बाय अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर, इंटेंशन एंड बैकग्राउंड्स ऑफ ऑफेंडर्स। Judges can decide suitable punishment after considering the mental and social condition of the criminal. It helps the court focus not only on the punishment but also on the justice and rehabilitation. जज साहब को लगता है पता यार कि मेरे को पनिशमेंट देनी है या फिर मेरे को साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन भी करना है, अर्थात मेरे को पैरोल में भेजना है या प्रोबेशन में भेजना है या नहीं भेजना है या जेल में भेजना है। ये सारा कुछ जज साहब पता कर पाते हैं ऑफेंडर्स का बिहेवियर देख के, उसकी बैकग्राउंड का पता करके। और ये सारी चीजें उनको क्रिमिनोलॉजी पढ़कर ही पता लगती हैं। ये भी क्रिमिनोलॉजी का फायदा है ना। उसके बाद आपने लिखना है हैव सीन पॉलिसी मेकिंग। जो भी देश में पॉलिसी बनाई जाती है, जो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाती हैं, रूल्स बनाती हैं, देश के लिए प्रशासन चलाने के लिए रूल बनाती हैं, तो वो भी अगर क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करती हैं तो उनको ज़्यादा हेल्प होती है कि क्या रूल बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, जो कि सबको फायदा करे। ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर्स हैं उनको भी करे, कहीं ना कहीं वो रिहेबिलिटेट होने में करे, जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी रिहेबिलिटेट होने में ऑफेंडर हो, और जो विक्टिम है उसका लिए भी फायदा हो। तो ये पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करती है। ये सारे पॉइंट आपने इसके बेनिफिट में लिखने हैं और मैं बता रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपको नोट्स एडिशनली फ्री में दे दूंगा। अगर आपको नोट्स लेने होंगे तो आपको जो है पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 100 रुपीज़। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 रुपीज़ बोल रहा हूँ, और आपको नोट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एडिशनली। एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ पे करना आपने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कूपन कोड बता रहा हूँ। क्या कूपन कोड लगाना आपको, LWT 333, ये कूपन कोड लगाना आपने। और आपने क्रिमिनोलॉजी या पेनोलॉजी के नोट्स ये वाले जो हैं क्वेश्चन से सेशन वाले, ये नोट्स बाई कर लेने हैं। कीमत इसकी ज़्यादा होगी, कीमत इसकी 350 के अराउंड होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। आपको 100 रुपीज़ में पड़ जाएंगे। आपने ये कूपन कोड यूज़ कर लेना है। नया क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। अब इस क्वेश्चन का आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। इस क्वेश्चन का मटेरियल मैंने ऐसे तैयार किया है कि अगर आपको 10-20 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर पाएंगे आराम से, पर आपने कंक्लूजन जरूर करना है, चीज़ों को कंक्लूड जरूर करना है। कंक्लूजन कोई मैं नहीं आपको सिखा सकता, ना कोई और सिखा सकता है। जब आप पूरा पढ़ रहेंगे खुद आप कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो आपको समझ आता है वो आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन आपका गलत नहीं होता, बस वो रेलिवेंट और लॉजिकली होना चाहिए, लॉजिक लगना चाहिए, हाँ भाई सही बात है। तो आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। अब हम नया क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ क्राइम। क्राइम बढ़ने के क्या कारण है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि जो क्राइम है वो हर एक सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्राइम इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। जहाँ भी क्राइम होती हैं, जिस भी सोसाइटी में क्राइम्स होते हैं, उस सोसाइटी की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो बड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। वो सोसाइटी या वो देश डेवलप नहीं कर सकता। जिस देश में ज़्यादा क्राइम होते हैं वो देश तरक्की नहीं कर सकता। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। क्राइम के बहुत सारे कारण भी हैं, तो हमने बेसिकली कारण डिस्कस करने हैं, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो कॉजेज की बात करूँ मैं बेसिकली कारण की बात करूँगा। तो सबसे पहला जो कारण है क्राइम का वो है पॉवर्टी। सबसे बड़ा, सबसे मेन कारण जो है क्राइम का वो पॉवर्टी ही है, गरीबी ही है। क्योंकि ये देखा गया है कि जिस भी देश में ज़्यादा गरीबी है उस देश में क्राइम रेट भी ज़्यादा है। ये बड़ा नॉर्मल, एक थेफ्ट बड़ा नॉर्मल क्राइम है। डकैती, रोबरी, ये क्यों होता है?
बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ मनी, फूड। कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो उनको अगर थोड़ा सा पैसे का लालच दो तो वो मर्डर भी करते हैं, वो किडनैपिंग भी करते हैं, तो बड़े सारे क्राइम करते हैं। तो मेन कारण जो क्राइम का है वो पॉवर्टी है। दूसरा जो कारण है क्राइम का सबसे बड़ा वो है पीर प्रेशर। पीर प्रेशर, देखिए स्टूडेंट्स, जो एक व्यक्ति पे जो इफेक्ट पड़ता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट उसके सोसाइटी का पड़ता है, उसके दोस्तों का पड़ता है। जब एक लड़का देखता है कि उसके साथ वाला दोस्त क्राइम कर रहा है, चाहे चोरी कर रहा है या कोई और क्राइम कर रहा है, कोई साइबर क्राइम कर रहा है, और वो बड़ा अच्छा कमा रहा है, बड़ा अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब दोस्तों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये पीर प्रेशर की वजह से भी क्राइम बढ़ता है, ये क्राइम का मेन कारण है। मतलब पीर प्रेशर ग्रेटली अफेक्ट्स टीनेजर एंड यंग एडल्ट्स। जो टीनेजर हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है पीर प्रेशर का। आपको पता ही होगा कि एक दोस्त को देखकर दूसरा दोस्त पक्का वो काम करता है जो एक दोस्त कर रहा हो। दोस्ती अगर अच्छी नहीं है, संगति अगर अच्छी नहीं है, तो बोलते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों बोलते हैं? पीर प्रेशर, दोस्तों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है दूसरे के ऊपर। मतलब यंग पीपल ऑफन फॉलो देयर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू कॉपी देयर बिहेवियर। यंग पीपल क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं उनके दोस्तों को, उनके जो टीनेजर हैं, मेल मिलाप वाले लोग हैं, उनका बिहेवियर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इफ देयर फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज दे मे आल्सो कमिट क्राइम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर प्रेशर, ऑफ द पीर प्रेशर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि क्राइम का एक मेजर कारण है। तीसरा कारण है ड्रग एडिक्शन। देखो तीसरा जो मेन कारण है वो ड्रग एडिक्शन है। बहुत बार जो लोग हैं वो ड्रग लेकर ऐसे हालत में चले जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है, क्या क्राइम है क्या क्राइम नहीं है, और वो अपने एक्ट का नेचर पता नहीं कर पाते और वो क्राइम कर देते हैं। इवन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या पुलिस है, कई बार वो क्राइम कर देते हैं। तो ड्रग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इवन बहुत बार देखा गया है जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी ड्रग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चोरी भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं, रॉबरी भी करते हैं। कई बार किसी के घर में चोरी कर ली, कोई पैसा चुरा लिया, कई बार ऐसा काम सुनने को मिलता भी है। तो ड्रग एडिक्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कारण है क्राइम का। उसके बाद जो अगला कारण है वो है पॉलिटिक्स। चौथा जो कारण है वो है पॉलिटिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स बहुत बड़ा कारण है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं, और उसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई व्यक्ति, कोई एमएलए है, एमपी है, कोई नेता है, तो वो उस चीज का आड़ लेते हुए कि हमारा नेता बैठा हुआ है, हमारा एमएलए बैठा हुआ है, वो हमें बचा लेगा, वो क्राइम कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्राइम वो करते हैं और उनको पॉलिटिकल पार्टी बचा भी लेती है। बहुत बार देखा गया है। मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू क्राइम। सम पॉलिटिशियंस आर और पॉलिटिकल ग्रुप्स प्रोटेक्ट क्रिमिनल्स फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल बेनिफिट। पीपल मे कमिट क्राइम बिलीविंग दैट पॉलिटिकल सपोर्ट विल सेव देम फ्रॉम पनिशमेंट। तो मतलब वो क्राइम करते हैं, तो पॉलिटिक्स भी एक कारण है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं और वो उस पार्टी का सहारा लेते हुए क्राइम भी करते हैं और उनको वो पार्टी बचा भी लेती है, तो फिर वो और ज्यादा क्राइम करते हैं। तो पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका? क्राइम का। जो पांचवा मेन कारण है वो है रिलीजन। अब रिलीजन भी बहुत बड़ा कारण है। देखो रिलीजन गलत नहीं है, रिलीजन जो धर्म है वो अच्छी चीज है। अगर आप उसको गुड फेथ में फॉलो करें, गुड वे में फॉलो करें और अपने धर्म को फॉलो करते हुए दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों को नीचा ना दिखाएं। प्रॉब्लम कब आती है? जब एक व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा मानता है, उसको ऊपर लेके जाता है, और दूसरे को नीचा मानता है, दूसरे को वो बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, तो फिर प्रॉब्लम वहीं आती है। तो रिलीजन भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है क्राइम्स का। आपने देखा होगा कई बार कई व्यक्तियों को जान से मार दिया जाता है ड्यू टू रिलीजन। कोई हिंदू है उसको मुस्लिम लोग मार देंगे, कोई मुस्लिम है उसको हिंदू लोग मिलकर मार देंगे, या कोई क्रिश्चियन है। ऐसे धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, धर्म को लेके बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, दंगे होती हैं। तो रिलीजन जो है ये भी एक मेन कारण है क्राइम का। एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू फॉलो द रिलीजन। ये तो हम पता है कि हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो रिलीजन को फॉलो कर सकता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एक व्यक्ति अपने रिलीजन को अच्छा मानता है, दूसरे रिलीजन को गलत मानता है, फिर वो चीजें प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती हैं। जो अगला कारण है
क्राइम का वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि क्राइम का है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जब व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं और